फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, टाइम और अमाउंट और प्रायोरिटी के बेसिस पर होते हैं। जैसे किसी के लिए प्रायोरिटी ये है कि अभी फिलहाल हमको घर खरीदना है और हमको 3 साल या 4 साल में खरीदना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है कि हमको 4 साल में घर खरीदना है, तो वो उस हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करेगा। और किसी के लिए ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि 15 साल बाद हमको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव फिक्स है, उसके हिसाब से उसका टाइम भी फिक्स है और उसका अमाउंट भी फिक्स है कि वो महीने का इतना रुपया सेव कर सकता है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या फिर मकान खरीदने के लिए। तो इसके बेसिस पर हमारी सारी जो डिसीजन होती है या हमारा जो इन्वेस्टमेंट का एसेट क्लास सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है। अब जैसा कि हम बता रहे थे कि 4 साल में मकान खरीदना है और 15 साल बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि मकान खरीदने का जो गोल है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है या मीडियम टर्म हो सकता है। 5 साल का गोल मतलब मीडियम टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 2 साल का टाइम होराइजन है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे, और 15 साल या 10 साल का टाइम होराइजन है तो उसको हम लॉन्ग टर्म गोल कर सकते हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि वो 15 साल बाद हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी या 20 साल के बाद हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन खुदा न खास्ते कहीं ऐसा हुआ कि हम गाड़ी बाड़ी ये सब करते करते ऐसा हुआ कि अब बच्चे का एजुकेशन के लिए सिर्फ 5 साल बचा हुआ है, बच्चा हमारा जो है वो 14 साल 15 साल का हो गया, अब हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो वो हमारा अर्जेंट नीड हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी हमको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होता है कि कोई चीज हमारे लिए अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंट को अगर हम देर तक टालते रहते हैं तो वो हमारे लिए अर्जेंट बन करके चला आता है। तो कई बार हमको ये भी समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ अर्जेंट चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट के ऊपर भी हमको फोकस करने की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, लेकिन आज अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट गोल कल को हमारे सर पे अर्जेंट बन करके खड़ा हो जाएगा। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं तो इन सारी चीजों को भी देखने की जरूरत होती है कि कौन सा गोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा गोल हमारे लिए अर्जेंट है। तो इसकी वजह से फिनेंशियल स्ट्रेस लोगों के ऊपर आ जाता है कि भाई ये चीज इतना की लागत है और अभी हमको पैसे को मैनेज करना है, कैसे करें नहीं करें। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक एस्पेक्ट सब कुछ डिसाइड करता है, वो है इन्फ्लेशन का इंपैक्ट। इन्फ्लेशन से क्या होता है कि पैसे का परचेजिंग पावर घट जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये लें कि कोई एजुकेशनल डिग्री ऐसी है जिसको करने के लिए आज अगर 10 लाख रुपया लगता है और उसी एजुकेशनल डिग्री को अगर हम 15 साल बाद परस्यू करने जाते हैं तो उस एजुकेशनल डिग्री का कॉस्ट 10 लाख रुपया में नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हो सकता है हमको 20 लाख या 25 लाख रुपए की जरूरत पड़े। तो हमको इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके अपने पैसे को मैनेज करना होता है, उसका ग्रोथ और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फर्क ही नहीं जानते, जबकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्लियर कट फर्क है। सेविंग्स मतलब जो चीज शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए और जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को आउटबीट करके और हमारा पैसा का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, तो हम उस पैसे को, जैसे कि हम कुछ दिन के लिए कुछ पैसा सेव कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड के लिए कुछ पैसा रख रहे हैं, घर में कुछ पैसा रख रहे हैं, ये हमारा सेविंग्स है। लेकिन उसी पैसे को जब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से कहीं ऐसे जगह पर रखते हैं जहां पर कि इन्फ्लेशन से बेटर हमको रिटर्न मिले। इन्फ्लेशन से बेटर मतलब जैसे महंगाई की दर अगर मान लीजिए कि 6% है और हमारा जहां पे हमने पैसा रखा है वो अगर हमको 8% दे रहा है, तो इसका मतलब कि हम इन्फ्लेशन से ज्यादा 2% कमा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हमारे पास एडिशनल ग्रोथ हो रहा है।
लेकिन अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन का रेट 6% का है और हमने बैंक में पैसा रख रखा है 6% पे या 6.5% पे, तो वहां से अगर हम टैक्स को माइनस करेंगे तो नेट नेट हम नेगेटिव जा रहे हैं। हमारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। हमको दिख रहा है कि बैंक मुझे इंटरेस्ट तो दे रहा है, लेकिन उस इंटरेस्ट का नेट रिजल्ट अगर हम देखें पोस्ट टैक्स तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सेविंग्स जब हम करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्शन माने हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम कैसे पैसा को एक्यूमुलेट करें। ठीक है, तो हमारा पैसा जो है सेव माने एक्यूमुलेशन मेन फोकस रहता है, ग्रोथ फोकस नहीं रहता है। तो उसको प्रिजर्व करना हमारा मेन फोकस है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। और दूसरे शब्द में ये कहें तो सेविंग्स जो है वो एक रॉ मटेरियल है और इन्वेस्टमेंट उसका फिनिश्ड गुड है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला काम जो करना होता है वो होता है सेविंग्स। हमारे पास सेविंग्स नहीं होगा तो हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर सकेंगे। तो सेविंग्स हो गया रॉ मटेरियल और इन्वेस्टमेंट हो गया फिनिश्ड गुड्स। अब इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो किन किन चीजों के ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत होती है। पहला चीज होता है सेफ्टी, दूसरा चीज होता है लिक्विडिटी, तीसरा चीज होता है रिटर्न और चौथा चीज होता है टैक्सेशन। सेफ्टी का क्या मतलब है कि जहां पर हम पैसा डाल रहे हैं वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो कंपनी उठ गई, दिवालिया हो गई और मेरा पैसा नहीं मिला। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि कहीं पर हमने पैसा डाला, जैसे मान लीजिए कि हमने LIC के किसी स्कीम में डाल दिया और वो मैच्योर होगा 15 साल बाद, तो हमारा पैसा जो है वो 15 साल के लिए लॉक हो गया। वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमको अगर मान लीजिए कि हमने 15 लाख रुपए डाला है और हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है, उस 1 लाख रुपए के लिए भी हम उस पैसे को छू नहीं पाएंगे क्योंकि वो पैसा 15 साल के लिए लॉक है। तो हमको लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखना होता है कि कभी अगर इमरजेंसी पड़ी तो क्या इस पैसे को मैं टच कर सकता हूं। तो लिक्विडिटी भी एक फैक्टर होता है जब हम इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते हैं तो। और उसके बाद से आता है रिटर्न्स। कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको सेफ्टी और लिक्विडिटी मिल रही है, उससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जा रहा है, तो हमको ज्यादा ग्रोथ की जरूरत नहीं रहती है। बाकी सब फैक्टर्स को अगर हम सेट असाइड कर दें, जैसे कि अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, उन चीजों के ऊपर अभी नहीं जाते हैं, तो इस पर्पज से हम देखते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो मायने ज्यादा रखेगी। अब रिटर्न भी मायने तब रखता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना माने प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हम चाहेंगे कि हमारा पैसा ज्यादा बढ़े, ताकि जो एडुकेशन कॉस्ट की जैसे मैं बात कर रहा था कि 10 लाख का चीज हमको 20 लाख रुपया में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारा रिटर्न भी ज्यादा बनना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिटर्न्स तो देखते हैं लेकिन हम टैक्सेशन नहीं देख रहे हैं कि उसके ऊपर टैक्स क्या बन रहा है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर हमको 6% FD के ऊपर रिटर्न बन रहा है और मैं अगर 30% के टैक्स ब्रैकेट में हूं, तो उस 6% के ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा 30%। तो 6% के ऊपर 30% टैक्स का मतलब हुआ ₹1.80। अब ₹1.80 अगर हम उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ₹4.20। अब ₹4.20 को अगर हम इन्फ्लेशन की तुलना में देखें तो हम नेट नेट अगर 6% या 7% का इन्फ्लेशन है तो हर साल हम 2% या 2.5% के हिसाब से लॉस कर रहे हैं, जबकि हमको दिख रहा है कि हम पैसा बढ़ा रहे हैं। तो टैक्सेशन को भी देखना जरूरी है। अब अलग अलग एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड। इक्विटी और डेट को समझने के लिए एक मैं कहानी आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको कि बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए। तो वो अपने एक दोस्त के पास में गया और उससे बोला कि यार मेरे पास एक बिजनेस का प्लान है, उसमें कुछ पैसे की जरूरत है, तुम्हारा पैसा तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, क्यों ना तुम अपना पैसा मुझे दे दो और मैं उससे अपने व्यवसाय कर लूं। तो वो दोस्त बोलता है कि भाई ठीक है, तू अपने व्यवसाय में क्या कर रहा है मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मेरा बैंक का FD में जो रिटर्न बनता है उससे तू कितना ज्यादा दे पाएगा उतना देते रहना और तुम मेरे पैसे को यूज करते रहना।
तो वो बोला कि मुझे 10% मैं दे दूंगा, तो 10% पे वो डील पक्का हो गया। लेकिन दूसरा दोस्त जो है, उसके पास में जब वो पैसे मांगने के लिए जाता है तो वो बोलता है कि भाई देख, तू बिजनेस करके पैसा बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब तुम इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा है या फिर हमसे पैसा ले रहा है, तो उससे तुम पैसा को मल्टीप्लाई करेगा, बहुत ज्यादा पैसा बनाएगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं तेरे साथ पार्टनर बन जाता हूं, तेरा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी मेरी रहेगी, और तेरा लॉस होगा तो लॉस में भी हिस्सेदारी रहेगी। मैं जितना प्रोपोर्शन तेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा उस प्रोपोर्शन के हिसाब से तू मुझे प्रॉफिट दे देना। तो ये जो सेकंड वाला दोस्त जो टर्म्स एंड कंडीशन में उसको पैसा दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, मतलब, और इसी को शेयर बाजार बोला जाता है, इसी को कैपिटल मार्केट बोला जाता है। डेट का मतलब हुआ कि भाई रिस्क लेने वाला कोई और है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको हम डेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब यहां पे जो लेंडर है वो पार्टनर नहीं है, उसको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है। तो जब लेंडर और बोरोवर वाला रिलेशनशिप होता है तो वो डेट फंड कहलाता है, डेट का इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम नेशनल सेविंग्स में या फिर सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे जो स्कीम है इसमें हम बैंक ऑफ माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे बोरो कर रही है और हम उसको लेंड कर रहे हैं। तो यहां पर ये बोरोवर और लेंडिंग वाला हिसाब किताब है। सेम चीज होता है जब हम बैंक में पैसा एफडी कर रहे हैं, वहां पर भी बैंक मुझसे पैसा बोरो कर रहा है और मैं बैंक को पैसा लेंड कर रहा हूं। तो ये भी जो एफडी का इन्वेस्टमेंट है वो भी डेट का इन्वेस्टमेंट है, और जो पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा डेट का इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। लेकिन जब मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब है, वहां पे बोरोइंग एंड लेंडिंग नहीं है। रियल एस्टेट में भी लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर कि घर, मकान, लैंड ये सब खरीदते हैं, तो इसको हम लोग रियल एस्टेट कहते हैं। इसके अलावा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये 4 एसेट क्लास में से जो 2 एसेट क्लास है, रियल एस्टेट और गोल्ड, इनको हम लोग फिजिकल एसेट्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें टच एंड फील है। और बाकी जो इक्विटी और डेट है वो पेपर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो इसको हम पेपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क के कितने टाइप होते हैं? अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमको रिस्क के मामले में क्या क्या चीज देखने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम इन्फ्लेशन को नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रिस्क को ओमिट कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम पैसा बनाने की वजह पैसा का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जहां पे इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम आ रहा है, इसका मतलब कि हमको दिख तो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वहां पे हमारा नुकसान हो रहा है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क मतलब हमारा पैसा फंस गया है, 15 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ही पैसा हमको दिख रहा है कि है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम उसमें से पार्शियल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी को हमने पैसा दिया और वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, मतलब समय पर वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रही है और मैच्योरिटी पर वो मेरा कैपिटल पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो इस तरह के रिस्क को क्रेडिट रिस्क बोला जाता है। इसमें सबसे लिस्ट रिस्की होता है आपका, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करते हैं तो इसको सोवरेन गारंटी मिलता है और इसकी वजह से इसको लेस रिस्की कहा जाता है, और यहां पे क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। बाकी होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? इक्विटी में जैसे अगर मान लीजिए कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल मार्केट गिर गया, तो इसकी वजह से मार्क टू मार्केट आपका नुकसान हो गया, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क। तो शेयर बाजार में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मार्केट का रिस्क है। सिमिलरली गोल्ड के बाजार में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर भी गोल्ड इंटरनेशनल कमोडिटी है और उसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव चल रहा है, इसकी वजह से गोल्ड का भाव भी ऊपर नीचे होते रहता है। ऐसा ही रियल एस्टेट के मार्केट में भी भाव ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहां पर भी फ्लक्चुएशंस जरूर आता है। और
अगर हम बात करें डेट इन्वेस्टमेंट्स की, तो डेट इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, इसकी वजह से भी उसमें रिटर्न में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 4 रिस्क फैक्टर है जिसके विषय में हमको अवेयर होना जरूरी होता है जब हम इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेते हैं। तो अब आते हैं हम लोग बिहेवियरल बायस। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है वो अलग अलग तरह से चीजों को परसीव करते हैं और उनका जो परसेप्शन होता है उसके बेसिस पर उनका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर मार्केट गिर रहा है और मैं फियरफुल हूं तो मैं इस गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। वहीं पे मेरा एक दोस्त है जिसको कि लग रहा है कि ये फॉलिंग मार्केट एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है जहां पर कि सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं, तो वो वहां पे डरने की बजाय इन्वेस्ट करता है और उसको अच्छा प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये फियर और ग्रीड, मुझे फियर है और दूसरे को ग्रीड है, तो ये इसकी वजह से भी हम दोनों का वेल्थ क्रिएशन वेरी कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हर्ड मेंटेलिटी के शिकार होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पीपीएफ का रिटर्न अभी बहुत ही कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि हमारे पिताजी या उनके पिताजी या हमारे बड़े भाई साहब सब कोई ने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया था और उनको अच्छा रिटर्न बना था, तो हम आज भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि मेरे पिताजी के जमाने में या फिर मेरे दादाजी के जमाने में पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का हुआ करता था और हमारे जमाने में यह घट करके सिर्फ 7.5% रह गया है। तो क्या हमें आज भी जस्ट बिकॉज हमारे पूर्व पुरुष ने, मतलब हमारे दादा परदादा ने जिस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसको कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। हमको माने सुनना नहीं है कि बाजार में क्या चल रहा है, हमको ये जानना नहीं है कि क्या चल रहा है, हमको जस्ट जो लोग फॉलो करते आए हैं वैसा ही फॉलो करना है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मेरा दोस्त इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी चीजें भी हमारे इन्वेस्टमेंट को या हमारे वेल्थ क्रिएशन को इन्फ्लुएंस करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी लोगों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी और इस शेयर्स में या इस जगह में, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले किसी को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि गोल्ड इज द बेस्ट एसेट क्लास, क्योंकि गोल्ड में पैसा जो है वो एक साल में इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है कि दोगुना हो गया है, तो हमको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप बताइए कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आया कि हमको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आज अगर गोल्ड का वैल्यू गिर गया तो उसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं हमको इसी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी चीजें भी हमारे वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को इन्फ्लुएंस करती है। अब आते हैं हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करते हैं कि एबिलिटी, विलिंगनेस और नीड, इसको अच्छी तरह से समझना होगा कि रिस्क टेकिंग की एबिलिटी क्या होती है, रिस्क टेकिंग का विलिंगनेस क्या होता है और रिस्क टेकिंग की जरूरत क्या होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको आज से 30 साल बाद रिटायर करना है, ठीक है, और मेरी इनकम बिल्कुल फिक्स है, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मेरा इनकम फिक्स है और मेरा उम्र कम है। मैं अगर 30 साल के एज ब्रैकेट में हूं और मुझे 30 साल बाद रिटायर करना है, तो मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है। वहीं पे अगर हम ये देखें कि एक बंदा ऐसा है जिसका उम्र 50 साल है और उसे 60 साल की उम्र में रिटायर होना है, तो उसकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो हमारी तुलना में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो समय का दायरा है वो शॉर्ट है और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज्यादा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर कि शॉर्टर टाइम होराइजन में अगर आप देखें तो पिछला 1 साल में इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो किसी को अगर मान लीजिए कि सिर्फ 2 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा दिया गया
तो उसका नेट रिजल्ट कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता है। वहीं पे अगर किसी के पास में 15 साल या 20 साल का टाइम होराइजन है तो वो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगा करके भी पीस ऑफ माइंड के साथ में जी सकता है, क्योंकि उसका टाइम होराइजन शॉर्टर नहीं है, उसका टाइम होराइजन लॉन्गर है। तो उसके पास में वो एबिलिटी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा है और उसके पास में टाइम होराइजन भी ज्यादा है, तो उसकी एबिलिटी है कि वो रिस्क ले सकता है। और किसी की नीड होती है, मतलब अगर एक 50 साल का आदमी जिसको 60 साल में रिटायर करना है तो उसके पास में चॉइस नहीं है, बस उसकी ये नीड है कि उसको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए और उसके पास में और कोई चारा नहीं है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एबिलिटी टू टेकिंग रिस्क एंड नीड ऑफ टेकिंग रिस्क। ठीक है, कि एक बंदा जो 50 साल की उम्र में है और उसको 60 साल की उम्र में रिटायर करना ही है, उसका रिटायरमेंट का डेट नजदीक आ गया है, अब उसको अगर पैसा मल्टीप्लाई करना है तो उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, उसको रिस्क ले करके एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि उसका पैसा मल्टीप्लाई हो सके और वो 50 साल की उम्र में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके और वो रिटायर हो सके। तो यहां पर उसकी नीड आ गई। देखिए, जिसके पास में समय है, उम्र है, तो उसकी और अर्निंग माने रेगुलर इनकम है, तो उसकी एबिलिटी है रिस्क लेने की। लेकिन जिसके पास में अर्जेंसी है उसके लिए वो रिस्क लेना जरूरत हो गया। अब बात ऐसी है कि जिसकी एबिलिटी है, जो 30 साल का बंदा है, उसको अगर मान लीजिए कि विलिंगनेस नहीं है, वो चाहता नहीं है रिस्क लेना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 30 साल का बंदा है वो डेट वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है डर डर के, और जो 50 साल का बंदा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए उसके पास में विलिंगनेस है। तो ये सारी चीजें भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। अब बात आता है एसेट एलोकेशन का। एसेट एलोकेशन मतलब जैसा कि हमने 4 तरह के एसेट एलोकेशन के विषय में बात किया कि इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। तो टाइम टू टाइम हर एक एसेट क्लास जो है वो अलग तरह से बिहेव करता है। कभी जो है वो गोल्ड का बाजार चलता है, तो कभी इक्विटी का बाजार चलता है, कभी डेट अच्छा करता है, तो कभी इक्विटी अच्छा करता है। तो हमको हमेशा हर एक तरह के एसेट क्लास में मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कई बार ऐसा लगे तो हमको टैक्टिक एसेट एलोकेशन करने की भी जरूरत होती है कि जो एसेट क्लास में हमको अच्छा रिटर्न बन रहा है उसमें से निकल करके जिस एसेट क्लास में हमारा रिटर्न नहीं बन रहा है उस एसेट क्लास में हम एलोकेशन को बढ़ा लें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा रिस्क कंट्रोल करने में मदद मिलती है कि हम अगर किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में ज्यादा एक्सपोज्ड है तो हमारा रिस्क ज्यादा हो सकता है, और अगर हम डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो हमारा रिस्क कम हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा रिटर्न भी मैक्सिमाइज हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने 1 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया और गोल्ड में प्रॉफिट आया, तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके अभी मार्केट गिर रहा है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो अब इक्विटी में लोअर वैल्यूएशन में जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल हाई है कि हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं अगर हम टाइम टू टाइम एसेट एलोकेशन को टैक्टिक शिफ्ट करते रहे तो। ठीक है, तो एसेट एलोकेशन टैक्टिक हो सकता है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है। स्ट्रेटेजिक मतलब हमने एक स्ट्रेटेजी बना लिया कि हमारा इतना % पैसा जो है वो गोल्ड में रहेगा, इतना बॉन्ड में रहेगा, इतना रियल एस्टेट में लगाएंगे और इतना इक्विटी में लगाएंगे। और टैक्टिक मतलब हुआ टाइम टू टाइम जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से हम अपने एसेट एलोकेशन को सफल करते रहेंगे। अब DIY वर्सेस प्रोफेशनल। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद के नॉलेज और खुद के एक्सपर्टाइज के हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये समझते हैं कि हम किसी प्रोफेशनल के थ्रू अगर करवाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं अगर खुद ड्राइव करना जानता हूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है,
अदरवाइज अगर मान लीजिए कि मेरे पास गाड़ी चलाने नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्राइवर को हायर करूंगा और मैं आराम से बैक सीट पर बैठ करके अपना डेस्टिनेशन पर जाऊंगा। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उससे भी आसान तरीका है कि अगर मैं गाड़ी को रेंट कर लूं तो ना मुझे वो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी गाड़ी खरीदने का, और ना ही उसके मेंटेनेंस के बारे में हमको हेडेक लेना पड़ा। तो जो म्यूचुअल फंड है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड है, जहां पर कि आप जो है अपने लिए कार रेंट करते हैं। और DIY मतलब हुआ कि हम खुद अपनी गाड़ी खरीदते हैं, हम खुद अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं, और जरूरत पड़ता है तो हम खुद चलाते हैं, या फिर कहीं अगर जरूरत हो तो हम ड्राइवर को हायर करते हैं। तो DIY में क्या है कि हमको प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं मिलता है, जबकि हम अगर इस चीज को आउटसोर्स करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू तो यहां पे हमको प्रोफेशनल टीम ऑफ मैनेजर्स मिलता है जो कि एक्सपीरियंस होते हैं इस डोमेन के। तो आज का जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि फिनेंशियल गोल्स लोगों के अलग अलग होते हैं, एसेट एलोकेशन किस तरह से किया जा सकता है, और किस तरह से डिसिप्लिन तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम विनर रहते हैं। इसलिए हमको डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। मैं NISM में आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका वेटेज क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका अगर आप वेटेज देखें तो इसका 8 नंबर का माने 8% जो है वो आपका एग्जाम का इस चैप्टर से आता है, और 6% कंसेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड से आता है। तो हम इससे पहले की सेकेंड चैप्टर के तरफ बढ़ें। हम पहले चाहेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसको हम कैसे याद रख सकें, उसका आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं। उसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्रिक्स वगैरह भी आपको दे रहा हूं ताकि इसको आप याद रख सकें। इसमें जैसे कि एवरीडे रियल ग्रोथ, एवरीडे रियल ग्रोथ मतलब इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड। एवरीडे रियल ग्रोथ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फैक्टर SLRT, स्मार्ट लोग रिटर्न थिंक करते हैं। सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एंड टैक्स। रिस्क टाइप ICLIM, आई कैन लूज इन मार्केट। कितने तरह के रिस्क होते हैं? इन्फ्लेशन, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और मार्केट रिस्क। रिस्क प्रोफाइलिंग, आप विलिंग नहीं है, एबिलिटी, विलिंगनेस एंड नीड, ठीक है। फिनेंशियल गोल्स के रूल्स, फिनेंशियल गोल्स का मतलब क्या हुआ? अमाउंट प्लस टाइम। सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट, सेव फॉर सेफ्टी, इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। अगर हमको सेव करना है मतलब हम जो पूंजी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हम उसको सेव करेंगे। लेकिन हमको अगर ग्रो करना है तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर कंसेप्चुअल कुछ ट्रैप होता है, मिथ होता है, उसको भी हम लोगों ने इस चैप्टर में मिथ बस्टिंग किया। वो है कि हाई रिटर्न इज इक्वल टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है। जहां पर हाई रिटर्न बनता है, जैसे अगर हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रिप्टो में एक दिन में हो सकता है कि 20% का रिटर्न बन जाए, तो क्या वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? नहीं। रिस्क एडजस्टेड सुटेबिलिटी जो है वो ज्यादा मैटर करती है, कि हमारे रिस्क के हिसाब से रिटर्न कितना बन रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। हाई रिटर्न का मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट नहीं चलता है, ठीक है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग आर सेम। ये चीज मैंने आपको बताया कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एक समझने की गलती ज्यादातर लोग करते हैं, कि लोग समझते हैं कि हम FD कर रहे हैं इसका मतलब कि हम सेविंग्स कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि हम पैसा अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखे हैं मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सेविंग्स है, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इज ऑलवेज
एन इन्वेस्टमेंट। लोग अपना मकान जिसमें वो रहते हैं उसको समझते हैं कि ये हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया की सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा लोगों का पैसा जो है वो लगभग जीवन का 80% उनका इन्वेस्टमेंट उनके घर में लगा हुआ होता है और उसी को वो सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं। जबकि रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हमारा घर और हमारी गाड़ी हमारे लिए एसेट्स नहीं है बल्कि वो लायबिलिटी है। जो चीजें हमारे इनकम में से खर्चा मांगती है वो चीजें हमारे लिए एसेट नहीं हो सकती है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर जिसको कि हम अपना इन्वेस्टमेंट समझते हैं ये गलत है। इट मे बी एन एक्सपेंस एंड लाइफस्टाइल एसेट। ठीक है, गोल्ड गिव्स रेगुलर इनकम, ये हमारा मिथ है। गोल्ड से रेगुलर इनकम नहीं बनता है। गोल्ड का एप्रिसिएशन होता है बट उससे हमको रेगुलर इनकम नहीं बन सकता है। एफडी इज रिस्क फ्री, ये एक गलत अवधारणा है कि एफडी में अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, और अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं तो वो हमारा रिस्की एवेन्यू है। जबकि यहां पर रिस्क क्या है, आपका इन्फ्लेशन का रिस्क है। ठीक है, रिस्क मीन्स ओनली लॉस। लोग ये समझते हैं कि रिस्क का मतलब हुआ लॉस, लेकिन कई बार मार्केट की वोलेटिलिटी भी रिस्क हो सकती है, लिक्विडिटी भी रिस्क हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी कैन गो एनीवेयर। ठीक है, ये भी लोगों का मिथ होता है, जबकि टाइम होराइजन मैटर्स अलॉट। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से अगर हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद से हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? सेफ्टी, ग्रोथ, टैक्स, लिक्विडिटी, क्या? ग्रोथ ऑफ मनी। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप क्या है? सेम या अपोजिट, या सेविंग्स प्रोसीड्स इन्वेस्टमेंट? यहां पे आंसर दिया हुआ है इसलिए आसान हो जा रहा है। अच्छा, कौन सा एसेट क्लास रेगुलर इनकम नहीं देता है? इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट? रियल एस्टेट। क्यों? रियल एस्टेट को रेंट पे लगा दे तो रेगुलर इनकम देगा। तो गोल्ड जो मकान में पैसा इन्वेस्ट नहीं, रियल एस्टेट मतलब मकान अगर बना करके आपने उसको भाड़े पे लगा दिया तो उससे तो रेगुलर इनकम आ सकता है ना। बेचने वाला होता है, नहीं, बेच दिया नहीं, मतलब अगर मान लीजिए कि उसको रेंट आउट कर दिया तो इनकम तो आएगा ही। गोल्ड से तो रेगुलर इनकम नहीं आ सकता है ना। होता है कि गोल्ड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उससे तो रेगुलर इनकम आएगा ना। कैसे रेगुलर इनकम आएगा? उसमें से इंटरेस्ट मिलता है क्या? गोल्ड ईटीएफ वाला होता है ना। नहीं, ईटीएफ में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इनकम तो नहीं आएगा। आपका प्राइस बढ़ेगा बट आपका रेगुलर इनकम नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आता है उससे, जैसे एफडी में आता है। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या है? परचेजिंग पावर का बढ़ना, परचेजिंग पावर का घटना, कोई इंपैक्ट नहीं, रिटर्न्स बढ़ता है। बताइए इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट होता है? क्या बढ़ता है? परचेजिंग पावर का घटना, इतना तो बढ़ना। आप बताइए इन्फ्लेशन से क्या होता है? पैसे का परचेजिंग पावर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा ना। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे का परचेजिंग पावर घट जाता है। जैसे आज अगर कोई 100 रुपए की चीज है और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो 110 रुपए की हो गई, तो 100 रुपया तो आपका वही रहा, लेकिन 100 रुपया में जितना सामान आपको मिलता था वो नहीं मिलेगा, आपको वहां पर 110 रुपया देना पड़ेगा। तो पैसे का परचेजिंग पावर घट जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, रिस्क प्रोफाइलिंग में
क्या है? इनकम, एज, एबिलिटी, विलिंगनेस, नीड, टैक्स। रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है? एबिलिटी, विलिंगनेस, नीड, एज, इनकम, टैक्स, क्या? कम तो होना कम तो होना ही चाहिए, इससे मतलब नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि रिस्क प्रोफाइलिंग में 3 चीजें देखी जाती है कि बंदा को रिस्क लेने की जरूरत है कि नहीं, अगर जरूरत है तो उसकी एबिलिटी है कि नहीं, और कई बार एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। तो ये तीनों चीजें मैटर करती है रिस्क के मामले में। हमारी एबिलिटी है लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, तो ये जो सी नंबर है, एबिलिटी, विलिंगनेस एंड नीड। बिहेवियरल बायस का एग्जाम्पल कौन सा है? डाइवर्सिफिकेशन, हर्ड मेंटेलिटी, एसेट एलोकेशन। हार्ड मेंटेलिटी मतलब भेड़ चाल चलना, ठीक है, जहां दुनिया जा रही है उसी दिशा में हम जाएंगे। हम अपने एसेट एलोकेशन को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, एसेट एलोकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये हार्ड मेंटेलिटी होगी। तो ये बी वाला है। एसेट एलोकेशन में पर्पज क्या है? टैक्स सेविंग्स, रिस्क कंट्रोल, क्विक रिटर्न, या फिर लिक्विडिटी? रिस्क कंट्रोल। इसके लिए हम लोग एसेट एलोकेशन करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट सबके लिए सेम होता है, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट होता है। इसको इग्नोर कर सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट सबके लिए सेम होता है, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट होता है, हाई रिटर्न ऑलवेज बेस्ट है, रिस्क को इग्नोर कर सकते हैं। ये वाला होगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट सबके लिए समान होगा। नहीं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट सबके लिए समान नहीं हो सकता है। एक बात बताइए कि एक व्यक्ति 60 साल की उम्र का है और एक व्यक्ति अभी अभी नौकरी पकड़ा है, 25 साल का है, तो 25 साल के बंदे को जो चीज हम सेलेक्ट करके बताएंगे वही चीज 60 साल के बंदे को भी बताएंगे। ये क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट सबके लिए समान होता है, कोई भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है सबके लिए समान होगा ना? नहीं होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा। इस तरह से आप समझिए कि जो 25 साल का बंदा है उसकी पूरी उम्र पड़ी हुई है, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका पर्पज है कि हमको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहिए। लेकिन 60 साल की उम्र का जो बंदा है वो रिटायर हुआ है, उसके पास में लमसम पैसा है। अब उस पैसा से वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा और इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो उसका तो पैसा का सत्यानाश हो जाएगा। वो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट होता है, ये तो होगा। तो हाँ, ठीक है। और रिस्क को इग्नोर करके भी नहीं रख सकते हैं। लिक्विडिटी का रिस्क, टैक्सेशन का, इंटरेस्ट रेट का रिस्क, इन्फ्लेशन का रिस्क, सब कुछ है, उसको ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी होती है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस तरह का ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें ये भी आ जाएगा, रिस्क को इग्नोर करके नहीं करेगा। ये गलत है, ये गलत है। रिस्क को इग्नोर कर सकते हैं, रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट का एक कॉमन ड्रॉबैक क्या है? हाई लिक्विडिटी, डिविजिबल होता है, लिक्विड होता है, नो कॉस्ट। बी होना चाहिए क्या? हाँ, बी डिविजिबल होता है। हाँ, डिवाइड किया जा सकता है, ये चीज कॉमन ड्रॉबैक नहीं। सी है, इलिक्विड होता है, इलिक्विड होता है, लिक्विड नहीं, इलिक्विड होता है। आसानी से उसको आप बेच नहीं पाएंगे। आज आपको घर बेचना है या जमीन बेचना है, हाँ, तो ये म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार की तरह नहीं है कि फट से बटन दबाए और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया, है ना।
अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट क्या है। खुद डायरेक्ट शेयर लेना, पैसा लॉकर में रखना, इन्वेस्टिंग को प्रोफेशनल को आउटसोर्स करना, सिर्फ टैक्स सेविंग्स करना। इन्वेस्टिंग को प्रोफेशनल आउटसोर्स करना, पैसा आउटसोर्स करना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर हमारे पास गाड़ी लेने की एबिलिटी है भी, लेकिन हम गाड़ी नहीं लेकर के अगर हम रेंट आउट करते हैं तो हमारे पास पीस ऑफ माइंड है कि हमको चलाना भी नहीं पड़ रहा है और हमको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा है गाड़ी खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये सीट आपको हम इसे किस संदर्भ में किसको देखना है, क्वेश्चन को किसके हिसाब से मतलब बनता है, इसलिए हाँ तो किसी क्वेश्चन को किस संदर्भ में देखना है, किस संदर्भ में होता है क्वेश्चन इस तरह हमेशा इन्वेस्टर के संदर्भ में देखना है कि अगर हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं बाजार में, तो हम उस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो ये गया हमारा 8 नंबर का चैप्टर। अब हम लोग 6 नंबर का, मैंने जिसका 6% वेटेज रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, उसको हम अपने लेवल से पढ़ा लेना चाह रहे हैं, और बाकी के जो 2-3 चैप्टर्स हैं वो हमारे टीम मेंबर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम 1 मिनट, ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये जानना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, और म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं, रोल इन इन्वेस्टिंग। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड इन्वेस्टेड विथ अ कॉमन पर्पस। उद्देश्य एक होता है और बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा करके और उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। सबका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड कोई इक्विटी वाला है तो उसका उद्देश्य है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, कोई गोल्ड वाला है तो उसका उद्देश्य है गोल्ड में इन्वेस्ट। सिंपल डेफिनेशन, म्यूचुअल फंड का मतलब है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर हम ये करते हैं कि 100 इन्वेस्टर्स ने 10-10 हजार रुपया करके किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, तो ये टोटल 10 लाख रुपया का फंड बना। और इसमें स्टेक होल्डर की बात करें तो कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? पहला चीज होता है कि जिन्होंने पैसा अपना दिया वो हो गए इन्वेस्टर्स, और जो इस पैसे को मैनेज कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं एएमसी। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप लिखने के लिए कुछ लेकर के बैठे हैं क्या? तो आप ये चीज इसको आप रिकॉर्ड कर भेजिएगा हमको ना। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ठीक है, लेकिन आप लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। उसके बाद से होता है जो एसेट मैनेजमेंट के कंपनी के जो इंप्लॉय होते हैं, जो फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, और चूंकि ये पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाले जो है वो मैनेज करते हैं, तो उनको ये ऑथोरिटी नहीं है, ये अपने पैसे के हिसाब से इसको यूज नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार उनको नहीं है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट के हिसाब से हैंडल किया जाता है, और इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एएमसी के पास में भले ही पैसा रहता है, लेकिन पैसा का ऑथोरिटी उसके पास में नहीं है, इसीलिए ऑथोरिटी के लिए एक कस्टडियन हायर किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स के हित को देखते हुए वो कस्टडी में अपना सिक्योरिटीज रखता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? पहले अगर कोई भी म्यूचुअल फंड्स बनता है तो उसको एक ट्रस्ट के फॉर्म में बनाया जाता है, और उसका एक स्पॉन्सर होता है और एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी जो बनते हैं वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मतलब वो ऐसा नहीं होंगे कि वो इंप्लॉय के हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर हैं, उन्हीं को ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्टी लोग जो है वो अलग होते हैं, और जो स्पॉन्सर होता है वो मेनली इसको शुरुआत करता है, और उसके बाद से वो एएमसी को हायर करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को।
ठीक है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उस फंड को मैनेज करना शुरू करती है अपने टीम के साथ में। तो एएमसी का रोल क्या होता है कि फंड को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेना और कंप्लायंस को देखना। कंप्लायंस मतलब क्या हुआ कि ये जो म्यूचुअल फंड्स का टोटल बिजनेस है या म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, वे सारी एक्टिविटी जो है वो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से चलाना पड़ता है। तो सेबी ने जो फ्रेमवर्क बना रखा है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो उस फ्रेमवर्क को देखने का काम भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका होता है। अगर उसमें भी कोई लूप होल्स आता है तो सेबी उसके लिए उनको चार्ज कर सकती है। तो कंप्लायंस को देखना भी उनका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ फंड को मैनेज करना ही नहीं। ठीक है। तो फंड मैनेजर का रोल क्या होता है कि स्टॉक सिलेक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल। ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 10 लाख रुपया आया या 10 करोड़ रुपया आया तो उसको हम किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस मार्केट प्राइस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी जो है वो फंड मैनेजर की होती है। और जब मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ में सजा दिया जाता है, जैसे फूल है और उसको एक धागे में गूंथ दिया गया तो वो माला बन जाता है, उसी तरह से मल्टीपल स्टॉक्स का एक सिलेक्शन किया हुआ जो चीज है उसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो इस तरह से जब वो स्टॉक सिलेक्ट कर लेता है तो वो एक पोर्टफोलियो बन जाता है और उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम फंड मैनेजर का होता है। और इसके बाद से उसको रिस्क कंट्रोल भी करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्यादा रिस्क वाला स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया जहां पर कि लिक्विडिटी लो है, या फिर वो डिलिस्टेड होने वाला है, या फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। इन सारी चीजों को उसे ध्यान में रख करके पैसे को इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक का पैसा है तो वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर दिए, जो मन में आया वो कर दिए, तो उनके ऊपर ये इस चीज की लायबिलिटी रहती है, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ये भी फ्रेमवर्क सेबी ने डिसाइड कर रखा है। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल मार्केट में अगर आपको पैसा लेना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप इंटरेस्ट पर पैसा लीजिए या फिर आप पार्टनरशिप ऑफर कीजिए। तो जब हम पे पार्टनरशिप की बात आती है उसको हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जहां पर इंटरेस्ट रेट पर पैसा बोरोइंग एंड लेंडिंग वाली बात आती है उसको हम लोग डेट बोलते हैं। अब ये दो ही तरह के जो है कैपिटल मार्केट हो सकते हैं। अब इससे एक दूसरा मार्केट तैयार होता है, वो है हाइब्रिड का मार्केट। हाइब्रिड में क्या होता है कि थोड़ा पैसा इक्विटी का और थोड़ा पैसा डेट का, दोनों को मिक्स करके एक अलग तरह का स्कीम बना दिया गया, उसको हम हाइब्रिड स्कीम कहते हैं। ठीक है। तो इक्विटी फंड्स जो होते हैं उसकी खासियत क्या है कि इसमें प्रोबेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिस्क भी हाई होता है। तो इस तरह के फंड्स, इक्विटी वाले जो फंड्स है, शेयर बाजार से जुड़े हुए जो फंड है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल होते हैं इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। डेट फंड जो है वो स्टेबल रिटर्न देते हैं, जैसा कि आपको बताया कि बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है जब म्यूचुअल फंड, तो वहां पर फिक्स रिटर्न आता है कि 7% या 8% वाला बॉन्ड है तो वो उतना परसेंट का रिटर्न देगा। तो यहाँ पर रिस्क कम है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए, जैसे अगर कोई साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो डेट फंड सुटेबल हो सकता है। ठीक है। अब हाइब्रिड फंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें इक्विटी और डेट दोनों एक परसेंटेज में मिक्स किया हुआ रहता है। कई बार जो है वो इक्विटी का परसेंटेज ज्यादा होता है और डेट का परसेंटेज कम होता है। जब इक्विटी का परसेंटेज हाई होगा 65% से ज्यादा, तो हाइब्रिड फंड्स को इक्विटी का टैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। तो ये दोनों तरह के मिक्स करके हाइब्रिड फंड्स बनता है। इसका फायदा क्या होता है कि इसमें बैलेंस अप्रोच रहता है। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि हमको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है कि हम एसेट और मैंने अपना इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट क्लास में एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करके ये दोनों एसेट क्लास का हमको बेनिफिट मिल रहा है। और साथ साथ हमको प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल रहा है कि जो प्रोफेशनल टीम है वो ये देखती रहती है कि कब किस टाइम पर जो है इक्विटी और डेट का एलोकेशन को रिजेक्ट करने की जरूरत है। और साथ ही यहाँ पर लिक्विडिटी है और अफोर्डेबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी किस तरह से है
कि जब हम सिर्फ अकेले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सारा खर्च हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जब हम एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे जैसे हजारों लोग अपना छोटा छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से इसके जो खर्चे होते हैं वो अफोर्डेबल हो जाते हैं। तो ये फायदा है कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ में अफोर्डेबिलिटी हमको मिल जाता है। अब नैब के कंसेप्ट को समझते हैं। हम अगर बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो अगर हम किसी से बोलेंगे कि भाई मुझे आलू दे दो, तो जो आलू बेचने वाला है वो पहला सवाल हमसे पूछेगा कि कितना लेंगे, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना लेंगे। तो हमको केजीज में आलू लेना पड़ता है। तेल लेंगे तो हमको लीटर में लेना पड़ेगा, कपड़ा लेंगे तो हमको मीटर में लेना पड़ेगा। तो जिस तरह से ये सारी चीजें हम बाजार से खरीदते हैं तो उसका एक यूनिट है जिसके हिसाब से हम उसको बाइंग करते हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स भी जब हम खरीदते हैं तो हमको यूनिट्स में खरीदना होता है। जिस तरह से अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स को नंबर में खरीदते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी क्या होता है कि जो भी पैसा हम पूल में डालते हैं उस पूल को पूरा नंबर ऑफ माने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जब नंबर्स ऑफ यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक प्राइस निकल करके आता है। तो बेसिक लेवल पर जो भी इक्विटी या हाइब्रिड वाले जो फंड्स होते हैं उनका जो माने इनिशियल प्राइस होता है उसका 10 रुपया होता है। इसको हम लोग एनएवी बोलते हैं। और अब ये एनएवी जब मार्केट में पहली बार कोई म्यूचुअल फंड्स आता है तो उसका 10 रुपया से शुरू होता है। अब जब वो बाजार में लिस्टेड हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक जहाज है, जब तक वो किनारे पर खड़ी है, मतलब जो वो समुद्र के पानी में नहीं गई हुई है, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है और उसको जो है वो एक माने जो हार्बर होता है वहां पर पानी में उसको उतारा नहीं गया है, तब तक वो स्टेबल है, वो फिक्स माने उसमें कोई हलन चलन नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही उसको समुद्र की लहरों में डाल दिया जाता है और उसके बाद से समुद्र की लहरें आती हैं तो उसको ऊपर नीचे करने लगती हैं, उसी तरह से एनएवी भी है। जब तक कोई म्यूचुअल फंड बाजार में लिस्टेड नहीं है तब तक उसका एनएवी फिक्स रहा, और जैसे ही वो लिस्टेड हो जाता है यानी कि वो समुद्र में जब आ गया तो उसका एनएवी हर दिन जो है वो ऊपर नीचे होने लगता है। तो एनएवी जो है वो हर दिन ऊपर नीचे होते रहता है। और यूनिट्स जो है, जैसे अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया तो वो यूनिट्स फिक्स रहेगा, और अगर आप उसमें एडिशनल परचेज करते जाते हैं, हर महीने आप एसआईपी के थ्रू कुछ पैसा डालते जाते हैं, तो आपका यूनिट्स भी बढ़ रहा है और एनएवी हर समय में ऊपर नीचे हो रही है मार्केट के अनुसार। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि इसमें क्या है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स का एक्सेस है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, और रिस्क जो है वो डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। ये बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब हम खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम खुद से सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमको कौन सा स्टॉक्स कब कितना करना है, क्या करना है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं तो एक एक्सपर्ट रहता है जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, वो हमारे बिहाफ में ये सिलेक्शन का काम कर रहा है और रिस्क मैनेजमेंट का काम कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सिंप्लीफाइड, डिसिप्लिन और डाइवर्सिफिकेशन का टूल है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइए अभी सेकेंड चैप्टर में जो हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने सेकेंड चैप्टर में क्या क्या सीखा, और इसको हम लोग मेमोरी ट्रिक्स इसके ऊपर अप्लाई करके एक बार देखते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख रहे हैं। हाँ, तो यहां पर देखिए स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी, ट्रस्ट। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्पॉन्सर जो है वो पहले म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत करता है, ट्रस्टी बनाता है, उसके बाद से एएमसी बनाता है, फिर म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट बनता है, और इस तरह से म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस शुरू किया जाता है। ठीक है, स्टैट, EDH
इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ये 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ब्रॉडर लेवल पर 3 ही तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी, डेट और इक्विटी डेट को मिलाकर के हाइब्रिड। मतलब बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए तो 2 ही तरह के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इक्विटी कैटेगरी का या डेट कैटेगरी का, और उसके बाद से तीसरा कैटेगरी जो बनता है वो हाइब्रिड का बनता है। अब वो हाइब्रिड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, इक्विटी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, डेट के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद से हम डीपीएलए, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये चारों पांचों चीज जो है वो म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट है। नैब मतलब वैल्यू पर यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना हुआ उसको NAV बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, कंसेप्चुअल ट्रैप, ऐसा अवधारणा लोगों के अंदर बनी हुई रहती है कि म्यूचुअल फंड मतलब गारंटीड रिटर्न, ऐसा नहीं है। लो NAV का मतलब कि चीप में बाइंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। NAV किसी फंड का 4,000 रुपया भी हो सकता है, किसी फंड का 40 रुपया हो सकता है, किसी फंड का 10 रुपया हो सकता है। तो सिर्फ NAV के बेसिस पर हम फंड का परफॉर्मेंस नहीं जज कर सकते हैं। ठीक ठीक है। MCQ, चलिए MCQ में, हाँ, म्यूचुअल फंड क्या है? लोन है, पूल ऑफ मनी है, FD है, इंश्योरेंस है, क्या है? पूल ऑफ मनी क्या है? पूल ऑफ मनी, पूल ऑफ मनी, ये पूरा धुंधला है, पूरा साफ नहीं है। अच्छा, AMC का रोल क्या है? सेल करना, मैनेज करना, लोन देना? नहीं, मैनेज करना। अच्छा, ठीक है। NAV क्या है? प्रॉफिट, यूनिट प्राइस, टैक्स, डिविडेंड। NAV क्या है? प्रॉफिट है, यूनिट प्राइस है, टैक्स है, डिविडेंड है? सब दिया नहीं है, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस, बिल्कुल। नेट तो कोई होता है ना, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए।